हेलो फ्रेंड्स, चलिए अपन इकोनॉमिक सर्वे से शुरुआत करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। देखिए बेसिकली इस क्लास का पर्पज क्या है। इकोनॉमिक सर्वे अपन ने होलिस्टिकली क्लास में पूरा डिस्कशन कर लिया है, पर फिर भी आप लोगों की कुछ क्यूरीज थी कि सर इसको थोड़ा सा ऑनलाइन दे देते तो हम इसको रिवाइज कर लेते एग्जाम टाइम में। स्पेशली जो ये क्लास है ये वीडियो मेंस के जो भी बच्चे हैं उनके लिए, और जो भी एग्जाम भविष्य में देंगे आरएस की, फर्स्ट ग्रेड की या सेकंड ग्रेड की, जिसमें भी राजस्थान का पार्ट आता है इकोनॉमिक्स का खासकर, उसमें ये सेक्शन कंसिडर किया जाता है। तो आज बेसिकली अपन एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री में से कोई एक टॉपिक शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। आपने ज्योग्राफी में इसको पढ़ा होगा, उस हिसाब से बिल्कुल अपन चर्चा नहीं करने वाले। केवल इकोनॉमिक्स में क्या क्या फैक्ट लिखे हुए हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो आज का जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो एग्रीकल्चर से ले लेते हैं। चलिए कृषि से एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर आपने ज्योग्राफी में जितना सारा पढ़ा वो ठीक है, एनएफ है, उसको रिवाइज कीजिए। अपन जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे केवल फैक्चुअल डिटेल जो कि इकोनॉमिक सर्वे में दी गई है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो अपन को याद रखना कि कृषि है ये प्राथमिक क्षेत्र। एग्रीकल्चर जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में कंसिडर होता है। प्राथमिक क्षेत्र ये क्या होता है, तो बहुत बेसिकली मैं आपको बताना चाहूं तो अर्थव्यवस्था में कई सारे सेक्टर्स होते हैं, अभी उनके बारे में अपन बात नहीं करने वाले। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय, फिर चतुर्थ, फिर पंचम। इसका मतलब होता है इकोनॉमी में एक्टिविटीज, जो गतिविधियां होती हैं, आर्थिक गतिविधियां, उसके आधार पर अर्थव्यवस्था में सेक्टर डिवाइड किए गए होते हैं। प्राथमिक, सेकेंडरी, टर्सरी, फिर क्वार्टरनी, इस प्रकार के। एग्रीकल्चर चूंकि प्राइमरी एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो जो कृषि और उनसे जुड़ी जो भी सहायक गतिविधियां वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ सकता है। और ध्यान रहे जो भी कुछ एग्रीकल्चर से प्राप्त करते हैं उसको अगर अपन प्रोसेसिंग के द्वारा चेंज करके, जैसे यहाँ पे अपन ने गेहूं का उत्पादन किया वो एग्रीकल्चर में आएगा, कृषि में आएगा। और गेहूं से अपने मान लीजिए आटा बना लिया या बिस्किट बना ली, ब्रेड बना ली, तो ये सारा का सारा द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेकेंडरी क्षेत्र में। और इसके लिए जो सर्विसेज अलॉट होती हैं, सेवाएं जो उपलब्ध होती हैं, जैसे परिवहन की सेवा और सेवाएं, वो सारा का सारा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आता है। तो मैंने एक देसी भाषा में एग्जांपल लेके समझाया आपको। एग्रीकल्चर प्राथमिक एक्टिविटी में शामिल की जाती है इकोनॉमी के। इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो द्वितीय क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। और सेवा जो क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। हायर सेवाएं चतुर्थ में आएंगी, डिप्लोमेट सर्विस पंचम में आएंगी। अभी उनके बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अपन रिस्ट्रिक्टेड है केवल एग्रीकल्चर पर। तो पहली बात आप क्या रखिए, ध्यान रखेंगे, कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है, दैट सफिशिएंट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात है एग्रीकल्चर का योगदान कितना अपने जीडीपी में। इसको आप मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन बनेगा यहां से एग्जाम में। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना है, एग्रीकल्चर का योगदान कितना है। तो देखिए एग्रीकल्चर के योगदान को अपन दो भागों में देखेंगे। अब अभी अपन उस पे क्लास नहीं लेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, जीएसडीपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, बिल्कुल बात नहीं करने वाले। आपको एक फैक्ट रटना है, वो ये है कि कृषि का जो योगदान है वो स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर, दो आधार पर देखेंगे, स्थिर और चालू। यहां से आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है, आप इसको थोड़ा सा मौस लगा के याद कर लीजिए। कृषि का जो योगदान है वो स्थिर मूल्य पर और चालू मूल्य पर, दोनों पर अपन देखेंगे। स्थिर मूल्य पर जो कृषि का योगदान है वो 28.85। कैसे याद रखेंगे, स्थिर मतलब इतिहास की बात है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885। तो वहां से थोड़ा याद कर लीजिए कि 28.85 कृषि का स्थिर मूल्य पर योगदान है। बात क्लियर। सेकंड जो बात करते हो चालू मूल्य पर करते हैं। चालू मूल्य पर जो एग्रीकल्चर का योगदान है वो है 30.2323। ये तो एक बात। एग्जामिनर के आजकल थोड़ा और आगे जाकर क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्थिर मूल्य पर योगदान 28.85% जो भी कर अर्थव्यवस्था में है, ये पैसे में कितना है, अमाउंट में कितना है। दो कथन आ सकते हैं साइमल्टेनियसली। एक देगा कि स्थिर मूल्य पर योगदान इतना है जो कि पैसे में कितना है, इसको अमाउंट में देखते हैं, अमाउंट में कितना है। ये अमाउंट में है 1.95 लाख करोड़, 1.95 लाख करोड़।
याद रहेगा। अर्थात 1.95 लाख करोड़ है, ये पैसे में योगदान है। किस पर? स्थिर मूल्य पर। और चालू मूल्य पर जो योगदान है वो 3.37 लाख करोड़। चालू मूल्य पर कितना योगदान है? 3.37 लाख करोड़। तो यहां से भी आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं, बल्कि मैं कहूंगा 3 क्लियर हो गए। पहला क्वेश्चन है एग्रीकल्चर जो अपन पढ़ने वाले हैं ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो चालू मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर 2 आधार पर अपन को देखना है। देखिए अभी थोड़ी सी लिमिटेशन है, मैं आपको बता नहीं पाऊंगा चालू मूल्य पर कैसे, स्थिर मूल्य के लिए क्या आधार वर्ष होता है, कैसे काउंट किया जाता है, इन्फ्लेशन कैसे एडजस्ट किया जाता है। अभी आप मुझे माफ कीजिए, जितना बताऊं उस फैक्ट को याद कर लीजिए, अभी एग्जाम बहुत पास आपकी। तो स्थिर मूल्य पर 28.85, चालू मूल्य पर 30.23% का योगदान है। स्थिर मूल्य का जो योगदान है 28.85, इसको अगर पैसे में देखें तो 1.95 लाख करोड़ है। राजस्थान सब इंस्पेक्टर में ऐसा क्वेश्चन पूछा, आप देखेंगे 14 तारीख का जो पेपर था उसमें, तो आपके भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1.95 लाख करोड़ और चालू मूल्य पर 3.37 लाख करोड़। 3 बातें आपके यहां से क्लियर हो गई। अगली जो बात अपन देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं, तो अपन ने देखा कि जो एग्रीकल्चर कृषि है इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर का जो योगदान है कृषि का योगदान देख लिया। अब कृषि में किस किस चीजों का योगदान है, तो हेडिंग क्या लगाएंगे? कृषि में योगदान। तो जो एग्रीकल्चर में योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो किस किस चीजों का, यहां से भी आपके क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। देखिए अपन अगर थोड़ा सा नैरो थिंकिंग से सोचें तो अपन को लगेगा कि कृषि में केवल फसलें शामिल होती हैं, फसलों से जो उत्पादन प्राप्त होता है वो कृषि में अंतर्गत आता है। पर ये एक फैक्ट है, इसके अलावा भी कृषि में बहुत सारी गतिविधियां शामिल की जाती हैं जो योगदान देते हैं। कौन कौन सी है? देखिए इसमें जो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण किया गया वो कैसे किया गया? फसलों का योगदान, उसके बाद में पशुओं का योगदान, उसके बाद में वन एवं वानिकी, वन एंड वानिकी, और अंतिम आप देखेंगे मत्स्य, मछली। अब यहां से कथन देगा एग्जामिनर आपके, कृषि में सर्वाधिक योगदान फसलों का है, वो कथन गलत है या सही है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो याद रखिए जैसे टोटल अगर कृषि को 100 मान के चलते हैं तो उसमें किस किस चीजों का योगदान है। तो देखिए जो फसलों का योगदान है वो 45.94 है। कितना? 45.94। और जो पशुओं का योगदान है वो 46.25 है। और जो वन एवं वानिकी का योगदान है वो 7.44% है। और जो मत्स्य का, मछली पालन का योगदान है वो 0.37% है। यहां से 2 क्वेश्चन आपके बना सकता है एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन तो यह बनाएगा कि कृषि में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो अपन फसलों पर टिक कर सकते हैं, जबकि गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि पशुओं का जो योगदान है एग्रीकल्चर में वो 46.25 है। पिछला जो आर्थिक समीक्षा था उसमें यह कथन ठीक था, क्योंकि उसमें फसलों का योगदान ज्यादा था, पशुओं का योगदान कम था। बट अब रिवर्स हो गया है, अब पशुओं का योगदान 4.6 और फसलों का योगदान 4.5। अब कैसे याद रखेंगे? ऐसे याद रख सकते हैं, राजस्थान में 4-5 फसलें बोई जाती हैं तो 45 हो गया। और बच्चे पशुओं के साथ में ऐसे चौके छक्के भी लगाते रहते हैं गेम खेलते खेलते, तो चौका छक्का मतलब 46 का योगदान पशुओं का है। वानिकी, फॉरेस्ट में ऐसे डर सा लगता है कोई जंगल में कुछ खा जाएगा तो लोग साथ जाते हैं, तो यहाँ पे 7 है, 7 याद रहेगा आपके, ये 7 है। और अंतिम मत्स्य 0.37, सबसे कम मछलियों का योगदान है। अब क्रम से इसको देखें तो सर्वाधिक योगदान किसका हो गया? पशुओं का। पशुओं के बाद में किसका योगदान हो गया? फसलों का। फसलों के बाद में योगदान हो गया वन एवं वानिकी का, वन एंड वानिकी। और अंतिम योगदान हो गया मत्स्य का। इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपको देगा एग्जाम में, उसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करके आना है? ये वाला, सर्वाधिक योगदान पशुपालन, फिर फसलें, फिर वानिकी वन और मत्स्य पालन। बात समझ में आ गई?
ये सीक्वेंस आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। या मान लेते हैं कि इंडिविजुअल क्वेश्चन दे दे और मिलान करवाए। कैसे क्वेश्चन दे मिलान करवा के? इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि एक साइड में देगा फसल, फिर देगा पशु, फिर देगा वानिकी, फिर देगा मत्स्य, और आपसे ये पूछेगा कि इसको मिलान करो कि कौन सा का योगदान कितना। यहां पे देगा 46.25 दे देगा, यहाँ पे 45.94 दे देगा, यहाँ पे 7.44 दे देगा, यहाँ पे 0.37 दे देगा, और फिर कहेगा कि इनको मिलान कीजिए। तो आपको अब ये क्वेश्चन आने लग गया कि सर्वाधिक योगदान फसलों का योगदान कितना है, ये 45 है साहब। उसके बाद में पशुओं का योगदान कितना 46.25 है, वानिकी का 7.4 है, और मत्स्य का 0.37% का कंट्रीब्यूशन है। याद रहेगा। मान लेते हैं ऐसा कि आपके बहुत सारी फैक्चुअल डिटेल ज्यादा हो रही, तो आप वीडियो को पॉज करके पीछे करके वापस से देख सकते हैं। ये वाला हो गया एक सेक्शन। बैक करके बताता हूं आपको मैं। देखिए ये वाला देख लिया कि कृषि में किस किस चीजों का क्या है योगदान है। तो पहली हेडिंग क्या थी अपनी, कृषि का योगदान, और दूसरी हेडिंग है कृषि में योगदान। कृषि में योगदान फसलों का इतना है, पशुओं का इतना है, वन्य वानिकी का इतना, और मत्स्य का इतना है। अब जो अपनी अगली हेडिंग रहने वाली है वो होगी लैंड स्टेटिक्स के बारे में, भूमि उपयोग के बारे में, कितनी भूमि का उपयोग किया जा रहा है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, फैक्चुअल है पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो अगली हेडिंग क्या लगाएंगे आप लोग, अगली हेडिंग लगाएंगे भूमि उपयोग, भू उपयोग, लैंड स्टेटिक्स, लैंड यूज। भूमि उपयोग, लैंड स्टेटिक्स, भूमि का कितना कितना उपयोग किया जा रहा है। इसको अपन 4 या 5 कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ेंगे। अगर एग्जाम में आता तो आप उसको टिक करके आएंगे। देखिए जो लैंड स्टेटिक्स है, भूमि का उपयोग है, इसमें सबसे पहले अपन याद रखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना % राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। पहले याद रखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसको आप याद रखिए, जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है ये 52% है, 52% है। ठीक, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 52%। इसके बाद में आप याद रखेंगे कि राजस्थान में बंजर भूमि कितनी है, तो बंजर भूमि का भी याद रखना 10.84 है। तो अगला है शुद्ध बोया के बाद में बंजर भूमि। ऐसे याद रखें कि बंजर भूमि में तो 10 रुपए की इनकम भी नहीं होती है। बंजर भूमि 10.84%, 10.84। इसके बाद में अगला है वानिकी। राजस्थान में फॉरेस्ट्री कितने पर है, तो वानिकी वाला ये कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन पूछा, काफी क्लोज ऑप्शन दिए थे वानिकी को लेकर। तो वानिकी याद रखेंगे 8.08, ये वानिकी का योगदान है। और इसके बाद में है कृषि के लिए अयोग्य भूमि, अर्थात ऐसी एग्रीकल्चर जिसपे कृषि नहीं होती है, वो 6% है, 6% है कृषि अयोग्य भूमि। ये 6%, 6.92%, आप 6% याद रख सकते हैं। तो भूमि उपयोग के बारे में आप क्या याद रखेंगे, सर्वाधिक अब क्या है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, नेट शोन एरियाज कितना है, ये 52% है शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसके बाद में बंजर भूमि, इसका मतलब ये है कि बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि में क्या अंतर है। बंजर भूमि में अगर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाए तो कृषि हो सकती है। कृषि अयोग्य भूमि में देखिए, कृषि अयोग्य भूमि में कभी कृषि नहीं होगी, हो सकता हो पथरीली जमीन हो सकता है वहां पे उद्योग लगे हो, कुछ भी, पर वहां पे कृषि नहीं संभव है। वो कितनी है, 6% है। और वानिकी में 68 है, 8% वानिकी है। कॉलेज लेक्चर में बहुत क्लोज ऑप्शन थे, याद रखेंगे। फॉरेस्ट्री के 68 है। बंजर भूमि में 10 रुपए की इनकम भी नहीं होती, याद रखेंगे 10% है। और शुद्ध बोया गया क्षेत्र ये 52% है, 5.2% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। ये हुआ भूमि उपयोग, लैंड स्टेटिक्स इन राजस्थान में भूमि का उपयोग। इसके बाद में अगली चीज देखते हैं अपन लैंड होल्डिंग्स के बारे में, कृषि जोतों के बारे में। तो अभी तक अपन ने कृषि का योगदान देख लिया, जीडीपी में कितना है, एक चालू मूल्य पर, एक स्थिर मूल्य पर। चालू मूल्य पर कितना है, चालू मूल्य पर 30.23 है, जो कि 3.37 लाख करोड़ बनता है। स्थिर मूल्य पर योगदान 28.85 है, जो कि 1.95 लाख करोड़ बनता है। अगला अपन ने देखा कि
कृषि में किन किन चीजों का योगदान है, तो कृषि में पहला योगदान, पहला कंट्रीब्यूशन किसका है, सब सर्वाधिक जो योगदान है वो पशुपालन का है, कितना, 46। उसके बाद में फसलों का योगदान कितना है सर, फसलों का योगदान 45 है। उसके बाद में वन और वानिकी का योगदान कितना, 7.44 है। और मत्स्य का योगदान कितना, 0.37 है। अब फिर लैंड स्टेटिक्स की बात करी, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, 52% है। बंजर भूमि कितनी है, 10.84 है। इसके बाद में कृषि के लिए अयोग्य भूमि कितनी है, ये लगभग 6% है। और एक वन वाली बताया आपको, वन वाली कितनी है, वानिकी वाली 8.08%। फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। वीडियो को वापस सुनिए, याद कीजिए, ट्रिक लगाइए, एग्जाम में क्लोज ऑप्शन देता है, क्वेश्चन ठीक चले जाएंगे। अब जो अगली बात करेंगे वो करेंगे जोत के बारे में, भूमि जोत के बारे में, भूमि जोत, लैंड स्टेटिक्स के बारे में बात करने वाले, भूमि जोत। होता क्या जोत, आपको अगर कोई पूछे कि भूमि जोत किसे कहते हैं, जोत होता क्या जोत। देखिए अपन जब भी खेत को पूरा बुआई कर लेते हैं, जैसे ये खेत है, और अगर खेत की पूरी बुआई कर ली तो लास्ट में अपन जोत लगाते हैं, जोते लगाते हैं, जोत। इसका मतलब कि यहां तक अपना खेत है, तो जोत का दूसरा मतलब आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे खेत समझ सकते हैं, जोत का मतलब खेत। इसको होल्डिंग्स भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछेगा कि राजस्थान में कृषि के जोतों की संख्या कितनी है, इसका मतलब है कि राजस्थान में टोटल कितने कृषि खेत हैं, ऐसा समझिए आप। तो 76.55 लाख टोटल। जैसे मान लीजिए आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, तो आपके भी कोई खेत होगा। अब हो सकता है कि मतलब पूरे झुंझुनू, पूरे सीकर, जयपुर, ऐसे सारे मिलाएंगे तो सारे अगर जोतों को देखेंगे तो कुल जोतों की संख्या कितनी है, आपको याद रखना, कुल जोते, कुल जोत 76.55 लाख। ये तो गए, ये मान सकते हैं कि इतने खेत हैं, आप इसको देसी भाषा में समझिए, इतने सारे खेत हैं, 76.55 लाख खेतों की संख्या है, समझ गए। इनका क्षेत्रफल कितना है, ये तो टोटल खेत हुए। अब आपके खेत कितना बीघा है, कितना किलोमीटर में आपका खेत है, कितने बीघा में, कितने हेक्टर में है। तो अगर इस 76.55 लाख को देखेंगे तो कुल हेक्टर निकल कर आएगा। तो कुल हेक्टेयर कितना है, हेक्टेयर कितना है, ये कुल हेक्टेयर है 208 लाख हेक्टेयर। इसका मतलब सर ये है कि राजस्थान में टोटल जो खेत होल्डिंग्स है, बहुत सारे फैक्ट यहां पे आएंगे, बहुत सारे फैक्ट आएंगे, याद करने पड़ेंगे। वापस बोलता हूं, कुल जोतों की संख्या 76.55 लाख है। अगला है कुल हेक्टेयर में 208 लाख हेक्टेयर है, ये याद रखनी है। राजस्थान में एक किसान के पास में औसत कितना खेत है, 2.73 हेक्टेयर, ये भी आपको याद करना है। तो राजस्थान में एक किसान के पास औसत जो खेत है, औसत खेत वो कितना है, 2.73 हेक्टेयर। इसका मतलब है कि राजस्थान के एक किसान के पास में 2.73 हेक्टेयर जमीन है। रिपीट कराता हूं, टोटल होल्डिंग्स कितनी है, 76.55 लाख। उनका क्षेत्रफल कितना है, उनका क्षेत्रफल 208 लाख हेक्टेयर है। इसमें औसत खेत का आकार कितना है, 2.73 है। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि महिला खेत जोत धारकों की संख्या कितनी है, 7.75 लाख। तो महिला जोत धारक और लिखते हैं अपने यहाँ पे, महिला जोत धारक, महिला जोत धारक कितने हैं, महिला जोत धारक, ये याद रखना, 7.75 लाख। अब आपको मान लो पूछ ले कि कुल पुरुष जोत धारक कितने, ध्यान रहे यहां पे कुल पुरुष नहीं है, यहां पे कुल जोतों की संख्या कितनी थी, 76.55 लाख। इसमें से माइनस महिला जोत धारक करेंगे अपन, महिला जोत धारक कितने, 7.75 लाख। कुल में से महिला माइनस कर देंगे तो केवल पुरुष आ जाएंगे। तो केवल पुरुष अगर मान लो पूछ ले एग्जाम में तो वो 68 लाख है, केवल पुरुष पूछ ले तो 68 लाख के समथिंग है, 68 लाख के आसपास है, 68.80 के आसपास आएगा। 68 लाख केवल पुरुष जोत धारक है, याद रहेगी आपकी बात। वापस रिपीट कराता हूं, राजस्थान में भूमि का जो लैंड यूज है, लैंड होल्डिंग्स कितनी है, कुल जोत कितने, 76.55 लाख कुल जोत है। क्षेत्रफल कितना है उनका, 208 लाख हेक्टेयर उनका क्षेत्रफल है। औसत खेत
7.73 हेक्टेयर औसत खेत हैं। महिला जोत धारक कितने 7.75 लाख महिला जोत धारक है। केवल पुरुष 68 लाख। यहां तक अपने एक बात कर ली। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में किसानों के बारे में। तो आप अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, राजस्थान में किसान। एक बार रिपीट करा देता हूं पूरा जितना अपन ने किया उतना। देखिए अपन ने शुरू किया एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, आपको याद रखना है। दूसरी बात, एग्रीकल्चर का योगदान कितना है। योगदान सर दो स्तर पर देखना है, एक स्थिर मूल्य पर, एक चालू मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर योगदान कितना 28.85। चालू मूल्य पर कितना है 3.37 लाख। चालू मूल्य पर 30.23 जो कि 3.37 लाख करोड़ है, और स्थिर मूल्य पर 28.85 जो 1.95 लाख करोड़ है। इसके बाद में अगला अपन ने देखा है कृषि में किस किस चीजों का योगदान है। तो एग्रीकल्चर में फसलों का योगदान है, पशुओं का योगदान है, वन वानिकी के मत्स्य का योगदान है। इसमें आपको ध्यान रखना कि फसलों का योगदान 45.94 है, पशुओं का योगदान है 46.25 है, वन्य वानिकी का योगदान 7.44 है, और मत्स्य का योगदान 0.37 है। समझ में आ गया। इसके बाद में अगला अपन ने डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन की इस प्रकार से आएगा एग्जाम में। इसके बाद में अगला अपन ने डिस्कस किया लैंड स्टेटिक्स, भूमि का उपयोग। शुद्ध बोया गया क्षेत्र 52% है, बंजर भूमि है 10.84 है, वानिकी के अंतर्गत इतना क्षेत्र आता है, और कृषि अयोग्य भूमि 6% है। अगला अपन ने डिस्कस किया भूमि जोत के बारे में। कुल जोतों की संख्या कितनी है 76.55 लाख है। कुल क्षेत्रफल कितना 208 लाख हेक्टेयर है। एक किसान के पास में औसत भूमि कितनी है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना। 2.73 हेक्टेयर औसत भूमि है। महिला जोत धारक कितनी है, कॉलेज लेक्चर में आया 7.75 लाख है। केवल पुरुष जोत धारक कितने 68 लाख। बात समझ में आ गई क्या। चलिए अगली जो अपन बात करने वाले वो बात करने वाले राजस्थान में किसानों के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाएंगे, राजस्थान में किसान। राजस्थान में किसान कि राजस्थान में किसान कितने प्रकार के हैं। देखिए राजस्थान में किसानों की जो आर्थिक समीक्षा में कैटेगरी लिखी हुई 5 कैटेगरी लिखी हुई, 5 प्रकार के किसानों के बारे में बात है। आपसे क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछेगा, किसान का नाम देगा, उनके परसेंटेज पूछ लेगा। किसान का नाम देगा, उसके पास कितनी जमीन है, मतलब कितने हेक्टेयर वाले किसान कैटेगरी में आते हैं, ये पूछ लेगा। दोनों बातें अपन डिस्कस करते हैं। तो अगर इसको अपन कैटेगराइज करके पढ़ें तो सबसे पहले आएंगे वो आएंगे लघु व सीमांत किसान। सीमांत किसान जिनको आप मार्जिनलाइज फार्मर बोलते हो, ऐसे किसान जिनके पास में 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। 1 हेक्टेयर से कम जमीन। क्या लिखेंगे नोट्स में, राजस्थान में किसान हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले सीमांत किसान हेडिंग लगाएंगे, उसमें लिखेंगे 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान, और इनका जो परसेंटेज है वो लिखेंगे 40%। कुल में सर्वाधिक कौन है 40% पे सीमांत किसान है। बात समझ में आ गई। दूसरा जो किसान की कैटेगरी है वो कैटेगरी अपन लिखते हैं छोटे किसान। छोटे किसान तो पहला कौन सा है सीमांत किसान, फिर है छोटे किसान। छोटे किसान वो किसान है जिनके पास में 1 से लगा के 2 हेक्टेयर जमीन हो। ठीक, और परसेंटेज अगर इनका टोटल देखें तो इनका कुल परसेंटेज है वो 21% है, 21% है। तो पहले का कितना था 40% है, और दूसरे कितना है 21% है। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसान सीमांत किसान है, और छोटे किसान 1 से 2 हेक्टेयर वाले किसान सीमांत किसान है। कुल किसानों में इनका योगदान कितना है 21%, 21% है। जो थर्ड नंबर का वो अर्ध मध्यम किसान, अर्ध मध्यम किसान
अर्ध मध्यम किसान, ऐसे किसान जिनके पास में 2 से 4 हेक्टेयर जमीन हो, 2 से 4 हेक्टेयर जमीन हो, और ऐसे किसानों की संख्या 18% है। बात समझ में आ गई? 3 कैटेगरी अपने कर लिए। पहली कैटेगरी है सीमांत किसान, दूसरा छोटे किसान, तीसरा अर्ध मध्यम किसान। अब जो 2 कैटेगरी हैं वो है मध्यम किसान, मध्यम किसान जिनके पास में 4 से 10 हेक्टेयर जमीन हो, 4 से 10 हेक्टेयर हो, और ऐसे किसानों की जो संख्या है वो 14% है, 14%। और अंतिम जो बड़े किसान है उनको इधर लिखता हूं, अंतिम किसान है बड़े किसान, मैं उनको इधर अलग पेन से मार्क कर देता हूं, बड़े किसान। बड़े किसान ऐसे किसान जिनके पास में 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन हो, 10 हेक्टेयर से ज्यादा हो जमीन, और कुल किसानों में ऐसे किसान 4% है। अब 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है किसानों के बारे में। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि राजस्थान में सीमांत किसानों की संख्या कितनी है, राजस्थान में छोटे किसानों की संख्या कितनी है, राजस्थान में अर्ध मध्यम किसानों की संख्या कितनी है, राजस्थान में मध्यम किसानों की संख्या कितनी है, और अंतिम बड़े किसानों की संख्या कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन यह हो सकता है कि कौन से किसान को अर्ध मध्यम किसान कहेंगे। तो याद रखिए 2 से 4 हेक्टेयर जमीन वाले को अर्ध मध्यम कहेंगे। छोटा किसान किसको कहेंगे? 1 से 2 हेक्टेयर जमीन वाले को छोटा किसान कहेंगे। 1 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को सीमांत किसान कहते हैं। और 40% सर्वाधिक योगदान हो गया। अब अगर सर्वाधिक योगदान इनका देखें तो वैसे ही होगा, सबसे ज्यादा सीमांत है पहले नंबर पर, दूसरे पे छोटे किसान है, तीसरे पे अर्ध मध्यम किसान है, चौथे पर मध्यम किसान है, और 5वें पर बड़े किसान है। बात समझ में आ गई? ये हुआ किसानों के प्रकार, किसानों की श्रेणी। एक भाग अपना फिनिश हुआ है स्टैटिक्स वाला, जिसमें स्टैटिक्स लिखा हुआ था। क्या क्या हुआ इसमें? सबसे पहले कृषि का योगदान देखा है, उसके बाद में कृषि में योगदान देखा है, भूमि उपयोग देखा है, लैंड्स के बारे में देखा है, और उसके बाद में अपने किसान के बारे में देखा है। अब अपन डिस्कस करने वाले कृषि की योजना के बारे में। कृषि में पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, इनको अपन 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग लगाएंगे कृषि में योजनाएं। कृषि में योजनाओं को अपन ऐसे 2 भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहले देखेंगे कृषि की योजनाएं, कृषि में स्कीम कौन कौन सी है, और दूसरी कृषि की नीतियां कौन कौन सी लाई गई हैं। दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहला अपन क्या देखेंगे? कृषि में योजनाएं, कृषि योजनाएं। और जो दूसरा अपन देखने वाले वो देखेंगे कृषि स्कीम की, कृषि नीतियों के बारे में, एग्रीकल्चर पॉलिसीज। कृषि नीतियां। बात समझ में आ गई? मैं रिपीट कराता हूं। अपन देखेंगे एग्रीकल्चर में कौन कौन सी स्कीम्स है, उसमें पहला कृषि योजनाएं और दूसरा कृषि की नीतियां। तो देखिए जो पहला कृषि योजनाएं हैं, उन योजनाओं में कई कैटेगरी जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे में लिखी है उनकी अपन बात करते हैं। उसमें पहली है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे? कृषि में योजनाएं, और 2 भागों में बांटेंगे, कृषि योजनाएं और कृषि की नीतियां। अब अपन कृषि की स्कीम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग क्या लगा लें? कृषि स्कीम या कृषि योजनाएं। अब अगला लिखेंगे आप कृषि में योजनाएं। कृषि योजनाएं। कृषि योजना में पहली योजना लिखेंगे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। वेरी इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये पूछी जा सकती है आपको एग्जाम में। ये योजना, अब योजना में अपन को 2-3 चीजें देखनी है।
योजना कब शुरू की गई और कहां कहां पे चलाई जा रही है और योजना का उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये योजना 2017 में शुरू की गई, 2017 में। और जब शुरू की गई थी तो 3 जिले मुख्यतः कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, यहां पे तीनों में शुरू की गई। तो कितने जिलों में इसको इनिशिएट किया गया? 3 में, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर। अब इसके बाद 2018-19 से ये योजना सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में लागू कर दी गई। बात समझ में आ गया? वापस बोलता हूं मैं, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, योजना 2017 में शुरू की गई थी। इसके बाद में कहां कहां पे? कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर, इन 3 जिलों में शुरुआत हुई योजना की। 2018-19 के बाद में सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में योजना लागू कर दी गई। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, इस योजना का उद्देश्य है कि बीजों में किसानों को स्वावलंबी बना देना। ठीक, इसके बाद में अगली योजना अपन देखेंगे महिला प्रशिक्षण। अगली योजना देखेंगे नंबर 2, महिला प्रशिक्षण। देखिए, ये योजना बहुत ज्यादा तो खास नहीं है, पर आर्थिक समीक्षा में लिखी गई, इसको याद कर लेना है। महिला प्रशिक्षण में ऐसा कि 1 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम है, तो क्या लिखेंगे? 1 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम। ठीक, और इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर कितनी महिलाओं को चुनाव? 30 महिलाओं को। और अमाउंट, राशि का कितना प्रावधान रखा गया? 3000 का। समझ में आ गया क्या? रिपीट कराता हूं। आपको पूछे कि महिला प्रशिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। ये 1 दिन का ट्रेनिंग कार्यक्रम होगा। कहां पे ट्रेनिंग होगी? ग्राम पंचायत स्तर पर होगी। कितनी महिलाओं का चुनाव? 30 महिला का। अमाउंट कितना? 3000 रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, ठीक है, या फिर खर्च किए जाएंगे इस पर। ये हुई दूसरी योजना। तीसरी योजना ऐसे याद कीजिए, पहले बीजों में स्वावलंबी बना लिया, दूसरा महिलाओं को ट्रेनिंग दे दी। अब महिला वहां पे मान लीजिए गई हुई थी ट्रेनिंग लेने के लिए, उसने कहा कि मेरी बेटी है जो एग्रीकल्चर से पढ़ रही है, तो उसके लिए भी कोई स्कीम है क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल स्कीम है। एक स्कीम उन्होंने बताई, वो थी कृषि में महिलाओं को, महिला या कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को, कैसे लिखें? कृषि अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। क्या किया जाएगा कृषि अध्ययनरत प्रोत्साहन में? इसमें देखिए, अगर कोई एग्रीकल्चर कृषि विषय में, अगर किसी ने, लड़की ने 12th क्लास किया है तो उसको 5000 रुपए दिए जाएंगे। बात समझ में आ गई? अगर किसी लड़की ने BSc या MSc किया है तो उसको 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और अगर किसी लड़की ने PhD किया एग्रीकल्चर में तो उसे 15,000 रुपए दिए जाएंगे। अमाउंट, राशि आप याद रखेंगे। वापस बोलता हूं मैं, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन। पहला, एग्रीकल्चर में 12th अगर किसी लड़की ने तो उसको 5,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला, BSc MSc के लिए 12,000 रुपए दिए जाएंगे। और PhD अगर किया तो 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो टिल नाउ 3 योजना पड़ी, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, दूसरा कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन योजना, तीसरा महिला प्रशिक्षण, महिला ट्रेनिंग कार्यक्रम। इसके बाद में अगली योजना, एक कृषि प्रदर्शन, जो बजट में लिखा हुआ था कृषि प्रदर्शन। कृषि प्रदर्शन आपसे पूछेगा कि कृषि प्रदर्शन क्या है,
तो देखिए बहुत बेसिक से अगर बताऊं तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है अपन उसको स्वीकार नहीं करते हैं, गाँव में जनरली किसान उसको स्वीकार करते नहीं है। इसलिए पहले कृषि में प्रदर्शन होगा, उसके बाद किसान उस टेक्नोलॉजी को या चीजों को अडॉप्ट करेंगे। तो कृषि प्रदर्शन में पहले देखकर विश्वास करना, इसका टैगलाइन क्या है, देखकर विश्वास करना। और दूसरी बात यह है कि जौ की फसल के लिए मुख्यतः फोकस है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि कृषि प्रदर्शन मुख्यतः किस फसल के लिए फोकस किया गया, जौ की फसल के लिए। अपन देखिए बहुत ब्रीफ में चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम बहुत नजदीक है, आपके रिवीजन क्लास के पर्पज से इस क्लास को बनाया जा रहा है, तो इसलिए बहुत ब्रीफली क्लास डिस्कस कर रहे हैं। इनको आप याद कर लीजिए, मगअप कर लीजिए, चीजें काम आएंगी। इसके बाद में जो अगली योजना है आप देखेंगे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इंपॉर्टेंट योजना है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या है, इस योजना में एग्रीकल्चर में रसायन खादों का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जाएगा और प्राकृतिक तरीके से जो एग्रीकल्चर की जाएगी, प्राकृतिक तरीके से, जैविक तरीके से जो खेती की जाएगी, उसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट में जीरो आ रहा है 2019-20 में इसकी घोषणा की गई, पहली बात तो। दूसरा आपको याद रखना कि ये आंध्र प्रदेश मॉडल है, आंध्र प्रदेश मॉडल। और एक व्यक्ति जो काफी फेमस थे, न्यूज़पेपर में आते रहते, सुभाष पालेकर, सुभाष पालेकर। तो क्वेश्चन आए कि इस योजना के लिए, तो सुभाष पालेकर, सुभाष पालेकर किससे जुड़े हुए हैं, सुभाष पालेकर का संबंध किससे है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से है। और अगली बात आप याद रखना चाहिए, तो राजस्थान के कितने जिलों में, राजस्थान के 15 जिलों में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग चलाई जा रही है, याद रखेंगे। इसके बाद में जो अगली योजना देखेंगे वो देखेंगे कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना, कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। ये योजना इस बार के आर्थिक मतलब आरएस मेंस के एग्जाम में योजना आई। इसमें पूछा कि कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो आप याद रखेंगे कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना विश्व बैंक के सहयोग से योजना चलाई जा रही है, 2012-13 की योजना है, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है। उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, तो किसके सहयोग से, विश्व बैंक, आप याद रखेंगे विश्व बैंक। और दूसरा उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना। बात समझ में आ गई। तो अभी तक अपन ने कौन कौन सी योजना के बारे में डिस्कस कर लिया। देखिए पहली अपन ने योजना देखी है, पहली योजना देखिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। दूसरी देखिए ट्रेनिंग फॉर वुमेन, महिलाओं को प्रशिक्षण। फिर कृषि में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन देना। उसके बाद में कृषि प्रदर्शन। उसके बाद में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। उसके बाद में अपन ने देखा कृषि प्रतिस्पर्धात्मक योजना। एक योजना और है जो मैं बोल के बता देता हूं, उसको आप लिख लीजिए कि लघु सीमांत किसान पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना, लघु सीमांत किसान पेंशन योजना। इसमें किसान जो 75 साल से और 75 साल से ऊपर के जो किसान है, 75 साल वाले किसानों को 750 रुपए मंथली मिलेंगे और 75 से ऊपर उनको 1000 रुपए मंथली दिए जाएंगे। ये योजना है लघु व सीमांत किसान पेंशन योजना के बारे में। ये हो गया अपना कृषि का एक पॉलिसी वाला पार्ट। अब जो अपन अगला डिस्कस करने वाले वो डिस्कस करेंगे कृषि की नीतियां, एग्रीकल्चर की पॉलिसीज, कृषि नीतियां। कृषि की आपको 3 नीतियां ध्यान में रखनी है, बस 2 मिनट का टॉपिक और बचा है। कृषि की नीतियां आपको 3 ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कृषि की नीति आई 2013 में, उसके बाद में 2015 में और उसके बाद में 2019 में। याद रहेगा आपके। आपको अगर मिलान करवाने वाला क्वेश्चन दे एग्रीकल्चर पॉलिसीज के बारे में, कृषि नीतियों के बारे में, कहना से पहली 2013 में आई, दूसरी 2015 में आई और फिर 2019 में आई। पहली जो 2013 में आई थी, जून 2013 में, जून 2013 में पॉलिसी आई। और इस पॉलिसी का क्या टारगेट था, 10 साल में, 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन दुगुना करना। 10 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन दुगुना करना, दुगुना। और
4% या 5%, 4 और 5% की ग्रोथ रेट, 4% की ग्रोथ रेट के साथ में ये कृषि उत्पादन को बढ़ाना। 2015 वाली पॉलिसी का नाम है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये वाली जो पॉलिसी है ये नवंबर 2015 में लाई गई और इसमें कहा गया कि किसानों को इन्वेस्ट करना, निवेश करना किस में, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें किसानों को इन्वेस्ट करना है। और किसानों को, अगर किसान कोई भी 25 लाख तक अगर इन्वेस्ट करता है तो 30% की सब्सिडी दी जाएगी। और अंतिम योजना है ये 2019 में लाई गई, इसका थोड़ा सा बड़ा नाम है, आप इसको लिखेंगे एग्रीकल्चर प्रोसेस एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट। तो 3 योजनाएं एग्रीकल्चर में आई हैं, पहली 2013 में, दूसरी 2015 में, तीसरी 2019 में। तीनों का अगर मिलान करवाने वाला क्वेश्चन देता आप कर क्या जाना। देखिए ये अपने एक पार्ट किया है एग्रीकल्चर का, और बेसिक इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा पार्ट था, इसमें आगे बागबानी आएगा, उसके बाद पशुपालन आएगा, इसके बाद बहुत सारी चीजें और भी एग्रीकल्चर में बची हुई है। फिर अपन इंडस्ट्री का अपन डिस्कस करने वाले हैं। जितना अपन आपको रिवीजन की क्लास के पर्पज से करवा रहे हैं आप इसको लिखिए, एक बार क्लास को वापस से सुनिए।